गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अपन ने कल जो पढ़ा था वो स्टार्ट किया था, CFT स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने पहले आपको डी ऑर्बिटल के बारे में बताया था। आज जो हम पढ़ेंगे CFT स्टार्ट करेंगे। CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे हिंदी में क्रिस्टल क्षेत्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके पहले पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है नो हाइब्रिडाइजेशन, नो ओवरलैपिंग, सो नो कोवलेंट बॉन्ड। मतलब CFT ने सबसे पहला पॉइंट ये कहा था कि इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसे VBT कहती थी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बताया। इसमें ना कहा ना कोई ओवरलैपिंग है। मतलब आप जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे ना तो याद रखना वो VBT ने कहा था, CFT ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा था। जो अपन CFT में भी हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं वो VBT के अकॉर्डिंग बताते हैं, वो VBT का ही चला आ रहा था। ओके, तो अब यहाँ पे जो CFT ने कहा कि इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है इसमें, इसलिए कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें कोई कोवलेंट ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा। तो इसमें बॉन्ड कौन सा है? देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। CFT क्या कहती है? मेटल और लिगैंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब विद्युत स्थैतिक आकर्षण, जिसे आप कहते हो ना आयन आयन आकर्षण, आयन द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव आकर्षण, है ना, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो उस प्रकार का इंटरेक्शन वान डेर वाल फोर्सेस जिसे कहते हैं ना, वो फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें। ओके, फिर लिगैंड्स आर टू टाइप, एक पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट डायपोल। लिगैंड्स को उन्होंने पॉइंट चार्ज के रूप में माना, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उनको उन्होंने पॉइंट चार्ज कहा, और जो न्यूट्रल लिगैंड है उन्होंने उनको पॉइंट डायपोल कहा। ओके, अब देखो जब पॉइंट चार्ज है यानी मेटल और नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन है, तो इस इंटरेक्शन को आयन आयन इंटरेक्शन या अट्रैक्शन नाम दिया। ठीक है, क्योंकि मेटल पर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और लिगैंड अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो इसको आयन आयन इंटरेक्शन नाम दिया गया। और जब मेटल पॉजिटिव और लिगैंड न्यूट्रल है, तो लिगैंड अगर न्यूट्रल है तो उसमें उसके अंदर एक डायपोल इंड्यूस होता है। ठीक है, जैसे H2 है तो H2 का आप ऐसे लिखते हो ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसमें क्या है, खुद का एक डायपोल इंड्यूस्ड है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो आयन डायपोल इंटरेक्शन होगा। ओके, आयन डायपोल या आयन द्विध्रुव आकर्षण होगा। इसमें कौन सा होगा? आयन आयन आकर्षण होगा। क्लियर? फिर है पहले तो जो पांचों d ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल 5d ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए। ये पांचों की एनर्जी सेम होती है। जब मेटल आयन फ्री स्टेट में होता है, मतलब कोई भी लिगैंड इसके पास बॉन्ड बनाने नहीं आता, तो इस पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, जिसे क्या कहते हैं? डीजनरेसी भी कहते हैं। जब सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है इसे क्या कहते हैं? डीजनरेसी या समभ्रष्टता भी कहते हैं, हिंदी में समभ्रष्टता। जब पांचों d ऑर्बिटल की, कौन से d ऑर्बिटल कल अपन ने पढ़े थे ना, dxy, dyz, dzx, dx2, y2, dz2। जब पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है तो उसे क्या कहते हैं? डीजनरेसी ऑर्बिटल या समभ्रष्टता। d ऑर्बिटल की समभ्रष्टता यानी पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। जैसे इनके पास लिगैंड बॉन्ड बनाने आया, ठीक है, जैसे ही लिगैंड इनके पास बॉन्ड बनाने आएगा तो क्या होगा, इनमें से कुछ की एनर्जी तो कम हो जाएगी और कुछ की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जब d ऑर्बिटल में इस तरह का विपाटन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, तो उसे कहते हैं स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल। ठीक है, d ऑर्बिटल का विपाटन कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये तो जैसे मैंने 3 ऑर्बिटल नीचे कर दिए, 2 ऑर्बिटल नीचे ऊपर, ये आप 11th-12th से पढ़ते आ रहे हो कि आपको पता है ये जो चीज़ होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब इसके पास कोई लिगैंड बॉन्ड बनाने आया तो इसमें क्या होगा? स्प्लिटिंग हो जाएगी, इसमें कुछ की एनर्जी कम हो जाएगी और कुछ की ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ये बताया है। जिनकी एनर्जी कम हो जाती है उन्हें कहते हैं हम लो एनर्जी ऑर्बिटल या कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है इसे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर? अब देखो
मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले तो क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। लिगैंड की प्रेजेंस में क्या होगा, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, उसमें से कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और कुछ की ज़्यादा हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन है पहले लो एनर्जी वाले में भरे जाएंगे, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, हुंड के रूल के अनुसार। हुंड क्या कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब भर जाते हैं पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो उस एनर्जी को इसमें क्या कहते हैं, इस CFT के अकॉर्डिंग CFSE। CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मैंने क्या बताया है, ये जो है ये ऑर्बिटल लो एनर्जी वाला है, लो एनर्जी, और ये जो ऑर्बिटल है वो है हाई एनर्जी ऑर्बिटल। हाई एनर्जी ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, मान लो D3 है ना, D3 तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको कहते हैं CFSE। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको हिंदी में क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड को इंग्लिश में भी हिंदी में भी क्रिस्टल फील्ड ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। ओके, तो जितनी ज़्यादा इस एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, अपना कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी यूज होगी, और एनर्जी यूज होगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो आपको ये पता है, ये चीज़ याद ही रखना, चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड है चाहे और इनऑर्गेनिक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड तभी स्टेबल होता है जब उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने सिस्टम में से एनर्जी रिलीज करता है। जब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा। क्लियर है ये थी चीज़। अब क्या है इसका मतलब, अगर नीचे वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, ऊपर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो एनर्जी क्या होगी, यूज होगी। ठीक है, और एनर्जी यूज होगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। मतलब ये चीज़ याद रखना, ये अब अपने बार बार काम आएगी कि ऊपर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने से एनर्जी बढ़ती है और नीचे वाले ऑर्बिटल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरने से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये पॉइंट्स थे। ठीक है, आप एक बार इनका सारे पॉइंट्स का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बाद में इनको अपने नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।